हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर से हम जो है आप सभी के सामने द इंडियन एक्सप्रेस की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको लेकर हाजिर हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है डेली बेस पे द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं। तो आज है 27 अक्टूबर और आज की हमारी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली हैं वो होंगी। पहली जो न्यूज़ है, पूर्वी तिमोर की आसियान में औपचारिक सदस्यता। जो पूर्वी तिमोर है यानी कि जो ये तिमोर देश है, यह लंबे समय से आसियान के अंदर शामिल होने की कोशिश कर रहा था। आखिर उसका जो प्रयास है वो सफल हो गया है और कल यानी कि 26 अक्टूबर को जो है इसे आसियान में शामिल कर लिया गया है। तो इसके आसियान में शामिल होने के बाद जो भारत है उसको क्या फ़ायदे होने वाले हैं और जो फ़ायदा होगा उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, इनके बारे में जो है हम जानेंगे। जो दूसरी न्यूज़ है, गूगल डीप माइंड यानी कि जो कैंसर उपचार का एक नवाचार सामने आ रहा है जिससे कैंसर के इलाज में जो है वो मदद मिल सकती है। जो तीसरी न्यूज़ है, विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत में आगमन, यानी कि जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं जो कि भारत में खोले जाएंगे उनसे भारत के जो छात्र हैं उनको क्या फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी वो होगी एशियाज़ यंगेस्ट नेशन जॉइन एशियन सेनेफोर्ट्स ऑफ ईस्ट तिमोर। तो ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है। 26 अक्टूबर 2025 यानी कि कल को मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर, उसमें आयोजित 47वें जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है उसके उद्घाटन का जो सत्र था उसमें पूर्वी तिमोर, जिसे कि तिमोर लेस्ते भी कहा जाता है, उसको दक्षिण पूर्वी जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ है उसके अंदर 11वें जो पूर्ण सदस्य है उसके रूप में जो है वो मिला लिया गया है। यह आसियान का पहला विस्तार है जो कि 1999 के बाद किया गया है जब कंबोडिया शामिल हुआ था। जो पूर्वी तिमोर है उसके प्रधानमंत्री कायराला सनाना गुन्समाओ, उन्होंने जो है इसी सन को जो है एक सपना साकार बताते हुए आंसुओं को बहाया और कहा कि यह जो है उनके देश के लिए एक प्रेरणादायक नया अध्याय जो है उसकी शुरुआत हुई है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अर्नब इब्राहिम ने इसे एक आसियान परिवार की जो पूर्णता है उसका प्रतीक बताया है। जो यह सदस्यता है जो कि पूर्वी तिमोर को दी गई है, यह जो है 14 वर्षों का नियंत्रण परिणाम जो है उस जो तिमोर लेस्ते हैं वो पिछले 14 सालों से जो है प्रयास कर रहा था आसियान में शामिल होने के लिए और उसका जो ये सपना है वो अब साकार हो गया है। जो देश है इसने 2011 में सदस्यता के लिए जो है आवेदन किया था, फिर 2022 में जो पर्यवेक्षण का दर्जा इसको प्राप्त किया गया। जो आसियान चार्टर है उसके तहत औपचारिक दस्तावेज जमा करने के बाद यह कदम उठाया गया और जो राष्ट्रपति हैं जोस रमोस होर्टा, जो कि 1996 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रहे हैं, उन्होंने 1970 में ही आसियान सदस्यता का विचार जो है वो प्रस्तुत किया था, जब जो पूर्वी तिमोर है वह जो पुर्तगाली हैं उनका उपनिवेश हुआ करता था। जो पूर्वी तिमोर है उसके बारे में जो है हम संक्षिप्त परिचय जानते हैं, यानी कि डिटेल से बात करते हैं। जो पूर्वी तिमोर है यह एशिया का सबसे युवा और स्वतंत्र राष्ट्र है जो कि 2002 में इंडोनेशिया से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको मान्यता प्राप्त की गई थी। जो तिमोर है द्वीप के पूर्वी हिस्से पर स्थित है। यह देश जो है क्षेत्रफल लगभग कतर जितना है, जो कि
1.4 मिलियन आबादी वाला है, यानी कि वहाँ पर जो हमें जनता मिलती है वह 1.4 मिलियन है, जिसमें लगभग 2/3 लोग 30 वर्ष से कम आयु के हैं। तो जो पुर्तगाली उपनिवेशवाद के 400 वर्षों के बाद 1975 में स्वतंत्रता घोषित हुई है, लेकिन इंडोनेशिया ने तुरंत आक्रमण कर लिया और 1999 के जो संयुक्त राष्ट्र निरीक्षण जनमत संग्रह है उसके बाद हिंसक संघर्ष के बीच में इनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिसके अंदर हजारों लोग जो हैं वो मारे गए थे। अगर बात करें भाषा और संस्कृति की, तो आधिकारिक भाषाएं पुर्तगाली और जो टैटम है यानी कि अंग्रेजी और जो इंडोनेशियाई भाषा के कार्य भाषाएं हैं। यह आसियान का जो है एकमात्र सदस्य है जहां पर पुर्तगाली आधिकारिक भाषा है। भूगोल जाने तो जो तिमोर लेस्ते है यह द्वीप का पूर्वी भाग है, जो कि ओएकुसी एनक्लेव और जो अटोरो है तथा जाको जो द्वीप हैं वह इसके अंदर शामिल हैं। अगर बात की जाए इसकी जनसांख्यिकी की, यानी कि वहाँ पर कितनी युवा आबादी है उसके बारे में, तो युवा आबादी जो है वो 64% से अधिक जो आबादी है उसमें 30 वर्ष से कम है, लेकिन जो 42% आबादी है राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे का जो जीवन है वो बिता रही है। तो इसकी सदस्यता से क्या क्या लाभ होने वाले हैं? जो पूर्वी तिमोर है इसकी अर्थव्यवस्था 2 अरब डॉलर की रही है, जो कि आसियान का कुल जो है 3.8 ट्रिलियन डॉलर जो जीडीपी है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तेल और गैस पर निर्भर है यह अर्थव्यवस्था जो है अब विविधीकरण की ओर बढ़ रही है। इसका जो आर्थिक एकीकरण है वो आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि जो AFTA है उसके तहत टैरिफ में कमी, निर्माण सामग्री, उपभोक्ता की वस्तुएं और जो छोटे व्यवसाय हैं उनके लिए अवसर जो है विदेश निवेश बढ़ेगा, विशेष रूप से डिजिटल जो अर्थव्यवस्था है या फिर शिक्षा और जो पर्यटन है उनके अंदर। और जो राजनीतिक मजबूती है यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उस पर आवाज़ मजबूत, जो दक्षिण चीन सागर जैसे कि जो सीमा विवाद हैं उनमें अनुभव साझा होगा। आसियान महासचिव काओ हिम होरेन ने कहा है कि इसमें जो पूर्वी तिमोर है उसकी रणनीति के जो हित हैं उनकी रक्षा की जाएगी। दूसरा जो क्षेत्रीय सहयोग है यानी कि जो बुनियादी ढांचे हैं उनके अंतराल को भरना। 2026 के जो आसियान शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी पूर्वी तिमोर ही जो है वो करेगा। क्या क्या चुनौतियां हैं? सबसे छोटी अर्थव्यवस्था के रूप में अनुकूलन जो है एक बड़ी समस्या है। तेल भंडारण घटने से युवा रोजगार की ज़रूरत है। जो विशेषज्ञ हैं उनका क्या कहना है? विशेषज्ञों का मानना है कि यह जो सदस्यता है प्रतीकात्मक जीत है, जो कि जो पूर्वी तिमोर है उसको 680 मिलियन आबादी वाले जो बाजार है वहां तक पहुंच को प्रदान करेगा। और राष्ट्रपति रमोस होर्टा ने कहा है कि पूर्वी तिमोर जो है स्थिरता बनाए रखेगा और आसियान पर बोझ नहीं डालेगा, बल्कि जो संघर्ष है उसके समाधान में यह योगदान देगा। लेकिन जो वैश्विक प्रतिक्रियाएं या फिर जो एक्स है यानी कि जो पूरा ट्विटर है उस पर क्या क्या चर्चाएं सामने आ रही हैं, तो अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही है उस बारे में, तो जो चीनी प्रधानमंत्री हैं ली कियांग, कनाडाई जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी और जापानी प्रधानमंत्री साना एताकाची जैसे जो नेता हैं उन्होंने उपस्थिति दर्ज की है। और जो तुर्की के राजदूत हैं उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक क्षण भी बताया है। और अगर बात करें ट्विटर की, तो जो नवीनतम पोस्टरम है उसमें उत्साह प्रमुख है, यानी कि जो मलेशियाई मीडिया है जैसे कि हैरियन मेट्रो है उन्होंने इसे मलेशिया की कूटनीतिक सफलता बताया। और जो फिलिस्तीन है इससे जुड़ी एक पोस्ट में
जो पूर्वी तिमोर है इसके सहयोग जैसे कि फरार आरोपी अर्नफो जो टैवेल है उसकी प्रत्यर्पण का उल्लेख किया है। इंडोनेशियाई जो यूजर्स हैं उन्होंने आसियान का जो परिवार है उसमें वृद्धि का स्वागत किया है और एक पोस्ट के द्वारा कहा है कि अब आसियान और मजबूत और तिमोर लेस्ते का स्वागत भी किया है। जो यह सदस्यता है न केवल पूर्वी तिमोर के लिए बल्कि पूरा जो आसियान है उसके लिए एक एकीकरण और जो समावेशिता है उसका संकेत प्रदान करती है। जैसे जैसे 2045 का आसियान जो विजन है यानी कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था लागू होता है, यानी कि जो पूर्वी तिमोर है उसकी इसके अंदर जो भूमिका है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड आज के हमारे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? ए वियतनाम, बी मलेशिया, सी ताइवान, डी सिंगापुर। हमारा आंसर होगा सी ताइवान। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह नहीं है? ए सार्क, बी आसियान, सी एससीओ, डी ब्रिक्स। तो हमारा आंसर होगा बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में आसियान का 11वां पूर्ण सदस्य बना है? ए पापुआ न्यू गिनी, बी पूर्वी तिमोर, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। हमारा आंसर होगा बी पूर्वी तिमोर, जो कि कल ही यानी कि 26 अक्टूबर को ही शामिल हुआ है। जो हमारे इस न्यूज़ से रिलेटेड मेंस के जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो रहेगा भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके संदर्भ में आसियान के साथ भारत के संबंधों की प्रगति और जो चुनौतियां हैं उसका विश्लेषण करें। दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्वी तिमोर की आसियान में हालिया सदस्यता से भारत आसियान संबंधों पर क्या प्रभाव है उसका मूल्यांकन करें। क्या जो है यह भारत की एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी है उसको और मजबूत करेगा। हमारे जो नेक्स्ट न्यूज़ रहेगी वो होगी पेंटिंग्स टारगेट ऑन कैंसर सेल्स, यानी कि जो पेंटिंग्स हैं वो जो है टारगेट कर रही हैं जो कैंसर के सेल्स हैं उनको। तो जो गूगल डीप माइंड और जो येल यूनिवर्सिटी है उसके सहयोग से जो विकसित एआई मॉडल है C2S का जो स्केल है 27B का, उसने कैंसर जो कोशिका हैं वह जो व्यवहार करती हैं उन पर जो है एक पूरी तरह से नई जो परिकल्पना है उत्पन्न की है, जो कि प्रयोगशाला में जो जीवित कोशिकाएं हैं उन पर पुष्टि की गई, जो कि पुष्टि हो गई। यह जो मॉडल है गूगल का जो ओपन सोर्स है यानी कि जो गामा का परिवार है उस पर यह आधारित है और इसके अंदर 27 अरब पैरामीटर हैं जो कि इसे सिंगल सेल एनालिसिस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जो मॉडल है उसमें से एक बनाता है। तो यह सफलता जो है क्या है या फिर समस्या के संदर्भ में देखें तो चलिए देखते हैं। जो कैंसर है वो एक इम्यूनोथेरेपी है यानी कि रोग प्रतिरोधक चिकित्सा है। यह जो है एक बड़ी चुनौती बना हुआ है जो कि कोल्ड ट्यूमर है, जो कि इम्यून जो सिस्टम होता है उसमें छिप जाता है और जो ये ट्यूमर है एंजियंस जो प्रेजेंट्स है उनकी कमी के कारण जो इम्यून कोशिकाएं हैं उनकी नज़र से ओझल रह जाता है, जिससे कि पारंपरिक उपचार जो है वो विफल हो जाता है। तो एआई की इसके अंदर क्या भूमिका है? जो C2S का स्केल मॉडल है उसको सेलुलर भाषा समझने के लिए जो है प्रशिक्षित किया गया है, यानी कि जो जीन के एक्सप्रेशन है या फिर जो सिग्नलिंग है और दवाओं का जो प्रभाव है उसको
वाक्यों की तरह जो है यह एनालाइज करेगा। जो ये मॉडल है 4000 से अधिक जो दवाएं हैं उनका वर्चुअल स्कैनिंग यानी कि डूल कंटेंट वर्चुअल स्कैन करेगा और करके जो है एक कंडीशनल जो एम्पलीफायर है उस दवा की पहचान करता है, जो कि जो सिलिम टाइबर्स CX 4945 जो कि CK2 का इनिबिटर है। इसकी क्या परिकल्पना है? यह जो दवा है अकेले काम नहीं करती, लेकिन कम डोज या फिर जो इंटरफेरोन है यानी कि एक इम्यून का जो सिग्नल प्रोटीन है उसके साथ में मिलकर जो है यह एंटीजन का जो प्रेजेंटेंस है उसको यानी कि इसकी जो प्रेजेंस है उसको 50% तक बढ़ा सकता है, जिससे कि जो ट्यूमर होता है यानी कि जो ट्यूमर होट है वो हो जाता है और इसका जो इम्यून का सिस्टम होता है उन्हें निशाना जो है वो बना सकता है। तो प्रयोगशाला के अंदर इसका जो सत्यापन किया गया है उसकी बात करते हैं। येल के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसे मानव के लिए एक न्यूरोएंड्रोक्राइन कोशिका जो कि ट्रेनिंग डेटा में नहीं थी पर इसका टेस्ट किया गया। तो टेस्ट करने पर क्या परिणाम सामने आए कि जो सिलिम टारसिटिव है यानी कि अकेले या फिर इंटरफेरोन जो है अकेले का कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं दिया, लेकिन संयोजन से जो है यह एक एंटीजन जो प्रेजेंटेशन है उसमें 50% वृद्धि हुई। जो ये परिकल्पना है साहित्य में पहले मौजूद नहीं थी, जो कि अब साबित करता है कि AI ने नई खोज जो है वो की है। तो इसका जो मॉडल है उसकी क्या ताकत है? यह जो है स्केलीज लॉज पर आधारित है। बड़े मॉडल न केवल डेटा का एनालाइज करते हैं बल्कि उसका जो संदर्भ है यानी कि उससे आधारित जो भी जैविक परिकल्पनाएं होती हैं उनको उत्पन्न करता है। मॉडल और जो कोड है यानी कि हैंगिंग फेस और जो गिट हब है उन पर यह सार्वजनिक है। साथ ही बायो जो रिव्यू है उन पर यह प्रिंटिंग उपलब्ध है। तो जो ये सफलता है AI को एक वर्चुअल लेबोरेटरी बनाती है जो कि हजारों प्रयोगों को सिमुलेट करके जो वैज्ञानिक हैं उनको समय और जो संसाधन है वो है बचाती है। जो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई ने इसे AI इन साइंस का माइलस्टोन भी जो है वो कहा है। जो कैंसर का उपचार है उसके लिए इसका क्या अर्थ निकलता है, क्या अर्थ निकल सकता है? तो जो इसके तत्काल प्रभाव हैं यानी कि यह जो है एक कोल्ड ट्यूमर को हॉट बनाने का एक नया रास्ता खोलता है, खासकर जो न्यूरो के एंड्रोक्राइन कैंसर जैसे कठिन मामले हैं उनके अंदर। इसका जो संयोजन थेरेपी है यानी कि जो इम्यूनोथेरेपी है उसकी प्रभावशीलता को बढ़ा सकती है, जहां पर पहले से ही 70 से 80% जो ट्यूमर हैं वो प्रतिरोधी होते थे। लेकिन दीर्घकालीन के लिए इसकी क्या संभावनाएं हैं यानी कि तेज दवा की खोज। जो AI वर्चुअल स्कैनिंग है इसने दवाओं का जो प्रशिक्षण है महीनों में हो सकता है बजाय वर्षों की। तो येल की जो टीम है अब अन्य इम्यून संदर्भों में अतिरिक्त जो परिकल्पनाएं हैं उनका प्रशिक्षण कर रही हैं। जो व्यक्तिगत चिकित्सा है यानी कि मॉडल रोगी विशिष्ट जो डाटा है जैसे कि ट्यूमर की प्रोफाइल है उस पर आधारित पूर्वानुमान दे सकता है, जिससे कि कस्टम थेरेपी संभव हो पाएगी। इसकी क्या नई खोजें हैं? जो जैविक AI है अब केवल विश्लेषण जो है वो नहीं करता बल्कि सर्जन भी करता है। जैसे कि जो अल्फाफोल्ड है उसने प्रोटीन की संरचना की क्रांति लाई, जैसे ही यह कैंसर जो है जैविक विज्ञान को बदल सकता है। जो विशेषज्ञ हैं उनका अनुमान क्या है? विशेषज्ञों का अनुमान है कि 5 से 10 वर्षों में जो क्लिनिकल ट्रायल है उसमें यह पहुंच सकता है।
लेकिन अभी भी जो है इसका जो प्री क्लिनिक स्टेज है वहाँ पर यह पहुँच गया है। लेकिन क्या क्या चुनौतियाँ हैं, तो जो क्लिनिकल वैलिडेशन जो है लंबा यानी कि वर्षों का है। एआई जो है पूर्वानुमान हमेशा सटीक नहीं होते, क्योंकि जो नैतिक मुद्दे हैं जैसे कि डेटा की प्राइवेसी या फिर बायोस भी जो है इम्पोर्टेंट होता है। फिर भी यह एआई को विज्ञान का सहयोगी बनाता है, न कि केवल उपकरण का। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है ये 2019 में आया हुआ है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह मशीनों को मानवता जैसे जो निर्णय है वो लेने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरा, इसका उपयोग जो है चिकित्सा निदान में किया जा सकता है। तीसरा, यह पूरी तरह से मानव हस्तक्षेप के बिना स्वायत्त रूप से काम कर सकता है। तो हमें क्या है, सही कथन चुनने हैं कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो हमारा उत्तर होगा ए केवल 1 और 2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में आता है। ए जीन संपादन, बी नैनो टेक्नोलॉजी, सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डी रोबोटिक्स। हमारा आंसर होगा ए जीन का संपादन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला रही हैं। ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बी ब्लॉकचेन, सी 3D प्रिंटिंग। तो हमें इनमें से चुनना है कि कौन सा सही है। ए केवल 1, बी 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी है केवल 2 और 3। तो हमारा आंसर होगा सी 1, 2 और 3 यानी कि तीनों ही। जो हमारा मेंस का क्वेश्चन है इस न्यूज़ से रिलेटेड उसको देखते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार भारत की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को हल करने में कैसे मदद कर सकते हैं, विश्लेषण कीजिए। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, फॉरेन वेरीसाइट्स कमिंग टू इंडिया रीजन्स पोटेंशियल बेनिफिट। भारत में जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं यानी कि फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उनके आगमन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत 2020 का एक प्रमुख हिस्सा जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय का अनुदान आयोग यानी कि UGC द्वारा जारी UGC यानी कि सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया रेगुलेशन 2023, इसके तहत जो है जो टॉप 500 वैश्विक रैंकिंग वाले विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनको भारत में स्वतंत्र कैंपस स्थापित करने की अनुमति दे दी गई है, जिससे कि 2025 और जो 26 है उसकी शैक्षिक सत्र से 15 से अधिक विदेशी जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है UK, और जो डिकिन यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, इलियॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US का, भारत में कैंपस खोलने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मुख्य रूप से गुजरात का जो गिफ्ट सिटी है या फिर नवी मुंबई जैसे जो स्थान है वहाँ पर यह कदम जो है उच्च शिक्षा का जो वैश्वीकरण है उसको बढ़ावा देगा। लेकिन इसके पीछे जो है कई गहन कारण हैं और संभावित लाभ भी व्यापक हैं। इसके क्या कारण हैं? जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं उन्होंने भारत आने के प्रमुख जो कारक हैं, विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत में प्रवेश का कोई संयोग नहीं है, बल्कि वैश्विक शिक्षा बाजार की जो बदलती गतिशीलता है, भारत की जो डेमोग्राफिक ताकत और नीतिगत सुधार हैं उनका ही
परिणाम है। भारत की विशाल शिक्षा बाजार की क्षमता क्या है? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा बाजार है, जहां पर 4.3 करोड़ से अधिक छात्र जो हैं वो नामांकित हैं और सकल नामांकन का जो अनुपात है वो 28% है। सरकार का लक्ष्य जो है 2035 तक इसे 50% करने का है। शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें 2030 तक 300 अरब डॉलर का बाजार बनने का अनुमान भी लगाया जा रहा है, जिसमें कि उच्च शिक्षा का योगदान 50% तक रहेगा। जो बढ़ती मध्यम वर्ग है या फिर आय में वृद्धि या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की जो आकांक्षा हैं भारत को आकर्षक बनाती हैं। विदेश जाने वाले जो भारतीय छात्र हैं उनकी संख्या में वृद्धि 2023 और जो 24 है उसमें 13 लाख से अधिक भारतीय छात्र विदेश पढ़ने गए हैं, जो कि विदेशी मुद्रा का बड़ा बहिर्वाह है, लगभग 20 अरब डॉलर है। ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए भारत सरकार ने NEP 2020 में विदेशी कैंपस की अनुमति दी। साथ ही UK, ऑस्ट्रेलिया और जो कनाडा जैसे देश हैं उनमें वीज़ा प्रतिबंध और नामांकन की सीमाओं ने विदेशी विश्वविद्यालयों को नए बाजार की तलाश करने के लिए मजबूर कर दिया। जो राजस्व विविधीकरण और वैश्विक विस्तार है, यानी कि जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं विशेषकर UK और ऑस्ट्रेलिया का जो सार्वजनिक फंडिंग है उसके अंदर कटौती से जूझ रहा है। भारत में किफ़ायती कैंपस स्थापित करके वो जो हैं राजस्व बढ़ा सकते हैं, जो वैश्विक रैंकिंग है उसको भी सुधार सकते हैं और दक्षिण एशिया, अफ्रीका और जो मध्य पूर्व के छात्र हैं उनको भी यह आकर्षित कर सकते हैं। जो UGC है उसके नियमों के तहत वे जो हैं 100% मुनाफा प्रत्यावर्तन कर सकते हैं, जो कि जोखिम को कम करता है। इसके अंदर हमें क्या नीतिगत सुधार और नियामक ढांचा दिखाई देता है? तो जो UGC है इसके 2023 के जो नियम हैं उन्होंने प्रक्रिया को सरल बनाया है। टॉप रैंकिंग, विषय विशेषज्ञता और स्वायत्ता, यानी कि जो पाठ्यक्रम, फीस और प्रवेश जो है वो प्रदान किया है। JVS यानी कि संयुक्त जो उद्यम है उनके माध्यम से भूमि व जो बुनियादी ढांचा है उसकी चुनौतियों को हल किया जा सकता है, जिससे कि विदेशी संस्थान बिना बड़े निवेश के प्रवेश जो है वो कर सकते हैं। रणनीतिक स्थान, जो गिफ्ट सिटी जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं उनमें कर में छूट और बुनियादी ढांचा उपलब्ध है, जो कि विदेशी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करता है। इसके क्या क्या संभावित लाभ हैं उन्हें देखते हैं। तो छात्रों और संस्थानों और जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए नए अवसर सामने आएंगे। छात्रों के लिए किफ़ायती और वैश्विक शिक्षा, यानी कि जो विदेश यात्रा है उसका रहन सहन और जो वीज़ा है उसकी लागत भी बच जाएगी। ट्यूशन फीस विदेशी कैंपस से 50 से 70% कम होगी, लगभग 10 से 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगी। साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय डिग्री है वो भी मिल जाएगी और जो मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए स्कॉलरशिप 30% तक छूट उपलब्ध की जाएगी, जिससे कि ब्रेन ड्रेन जो है वो रुकेगा और 75% जो छात्र हैं जो कि विदेश बसने का सपना देखते हैं वे घर में ही वैश्विक अवसर पा सकेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता और जो प्रतिस्पर्धा है उसमें वृद्धि भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि जो विदेशी कैंपस है उसका पाठ्यक्रम है या फिर अनुसंधान केंद्रित जो दृष्टिकोण है और जो उन्नत बुनियादी ढांचा है उसको लाएंगे, जिससे कि भारत के जो संस्थान हैं जैसे कि IIT या फिर IIM है उनको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जो कि जो गुणवत्ता है उसको सुधारने को प्रेरित करेगा। जो क्रॉस बॉर्डर का सहयोग है उससे संयुक्त अनुसंधान और जो सकाय विनिमय है वो भी बढ़ जाएगा। अर्थव्यवस्था और जो सॉफ्ट पावर है उसको मजबूती,
जो विदेशी निवेश है यानी कि भूमि का जो निर्माण है उससे रोजगार होगा और भारत जो है ग्लोबल साउथ के जो छात्र हैं उनको आकर्षित करके शिक्षा का जो निर्यातक जो है वो बन जाएगा, जो कि विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा और वैश्विक रैंकिंग में सुधार से भारत शिक्षा हब बन जाएगा, जो कि सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगा। समावेशिता और जो विविधता है उसको जाने तो जो STEM है यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, व्यवसाय जैसे जो उभरते हुए क्षेत्र हैं उनमें विशेष कार्यक्रम को उपलब्ध कराएगा और सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है उससे छात्रों का वैश्विक दृष्टिकोण जो है वो विकसित हो जाएगा, जो कि कैरियर में फ़ायदा देगा। तो इस न्यूज़ का निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनका भारत में आगमन एक परिवर्तनकारी कदम साबित होगा, जो कि भारत की वैश्विक शिक्षा का जो मानचित्र है उसको मजबूत करेगा। हालांकि कुछ चुनौतियां जैसे कि ऊंची फीस से असमानता होगी, विनिमय की कमी होगी और जो सांस्कृतिक असंगति है वो भी बनी रहेगी, लेकिन मजबूत जो UGC है उसकी निगरानी जो है उससे इन्हें संभाला जा सकता है। कुल मिलाकर जो ये छात्र हैं इनको सशक्त बनाएगा और भारतीय संस्थान को चुनौती देगा और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान भी करेगा। भविष्य में भारत न केवल शिक्षा का आयातक बल्कि निर्यातक भी बन जाएगा। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा की नीति यानी कि NEP 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है, यह विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में स्वतंत्र कैंपस स्थापित करने की अनुमति देती है। जो UGC है यानी कि सेटिंग अप ऑपरेशन ऑफ कैंपस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया रेगुलेशन 2023 के तहत केवल टॉप 500 वैश्विक रैंकिंग वाले जो विश्वविद्यालय हैं उनके ही भारत में कैंपस खोल सकते हैं। विदेशी विश्वविद्यालय भारत में स्वायत्ता रूप से फीस और जो पाठ्यक्रम है उस पर निर्धारित कर सकते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा जो कथन है वो सही है? केवल एक, B है 1 और 2 दोनों, C 2 और 3, D 1 2 और 3। तो हमारा आंसर होगा D, यानी कि तीनों ही जो हैं वो इस पर सही बैठते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो इलाका है भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए कैंपस स्थापित करने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है? ए है गिफ्ट सिटी गुजरात, बी है नोएडा उत्तर प्रदेश, सी है कोलकाता पश्चिम बंगाल, डी है चेन्नई तमिलनाडु। तो हमारा आंसर होगा ए गिफ्ट सिटी गुजरात। जो हमारा इस न्यूज़ से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में प्रवेश से भारतीय अर्थव्यवस्था और शिक्षा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इस नीति के कार्यान्वयन में आने वाली संभावित बाधाओं का मूल्यांकन कीजिए। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है इसकी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।